नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सिंह आप सभी का राज शिक्षा दीक्षा एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज की अपनी इस राजनीति राजव्यवस्था की क्लास में हम भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान अनुसूची। आज का अपना टॉपिक होगा भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूची। भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूची, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अब अनुसूचियों की बात करते हैं अपन, तो मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। 4 अनुसूची 9, 10, 11 और 12वीं। यह अनुसूची भारतीय संविधान में संशोधन करके चारों अनुसूची 9, 10, 11 और 12 ये भारतीय संविधान में संशोधन करके संविधान में संशोधन करके भारतीय संविधान में समाहित की गई है, जोड़ी गई है। ये चारों अनुसूची ये मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8। अब अपन करंट की बात करते हैं, वर्तमान की। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है जी। इसके बाद अपन बात करेंगे, एक एक अनुसूची को विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये अपन पहली अनुसूची, अब अपन बात करेंगे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की पहली अनुसूची। तो भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र और उनके विस्तार का उल्लेख है। भारत के विभिन्न राज्यों जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में। तो लिखिएगा, भारत के विभिन्न राज्यों और क्या केंद्र शासित प्रदेशों विभिन्न राज्यों और केंद्र प्रदेशों इनके विस्तार क्षेत्र का उल्लेख है और उनके क्या है? विस्तार क्षेत्र का उल्लेख है।
पहली अनुसूची की बात करें तो हमने क्या पाया, पहली अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, भारत के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनके विस्तार क्षेत्रों का उल्लेख है। अब आगे अपन बात करेंगे वर्तमान में भारत में 28 राज्य, कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा प्रस्ताव से जम्मू कश्मीर जिसको आर्टिकल 370 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो 5 अगस्त 2019 को इसे विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके और इसे 2 अलग यानी 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांट दिया गया, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इसे राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को, और ये लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 से। इससे पहले 5 अगस्त 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर ये 31 अक्टूबर 2019 से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने। फिर ये राज्य हो गए 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। फिर इसके बाद अपन चर्चा करते हैं आगे। तो जनवरी 2020 में संसद द्वारा एक प्रस्ताव और लाया गया। इसमें दमन व दीव तथा दादरा और नागर हवेली, दमन व दीव और दादरा एवं नागर हवेली, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर दमन, दीव और दादरा नागर हवेली दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक बना दिया गया। तो इसलिए वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन दोनों प्रदेशों को 26 जनवरी 2020, दमन व दीव और दादरा नागर हवेली को 26 जनवरी 2020 से एक कर दिया गया। ठीक है जी, इसके बारे में आगे लिखिए। पाँच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर क्या 2 नए केंद्र शासित प्रदेश यानी 2 नए यूटी बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन कौन से बने? जम्मू कश्मीर, जेके एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है जी। और ये लागू कब से हुई दोनों प्रदेश? 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है जी। इसके बारे में आगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे अपन चर्चा करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आगे आप एक बिंदु नोट कर लेना, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित लिखना। वर्तमान में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, इनकी संख्या कितनी है? 8। 26 जनवरी 2020 से दमन व दीव तथा दादर नागर हवेली दो केंद्र शासित प्रदेशों, कौन कौन से थे? दमन व दीव और दादर एवं नागर हवेली, दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक दमन दीव व दादर नागर हवेली, दमन दीव व दादर नागर हवेली कर दिया गया। ये आपका करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा, एग्जामिनर पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, या इन दो नए केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक किया गया है, और दो नए केंद्र शासित प्रदेश कौन से बने थे? पहले 7 है तो 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनको नोट डाउन कर लेना। फिर इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची, ठीक है जी। दूसरी अनुसूची में बात करेंगे हम, तो हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। ये कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। जैसे इस अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था की भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख लिखना। इस अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था इस अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले, इस अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का
उल्लेख है। पेंशन का उल्लेख है। अब विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन होंगे, ठीक है, उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया। ये कौन सी अनुसूची में किया गया? जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपसभापति। उसके बाद में राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके बाद में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, जैसे सेंटर में तो वैसे ही राज्य में। फिर इसके बाद में उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आप एक बार इनको नोट डाउन कर लेना। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, इसी का राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति है और कौन? उपसभापति। कौन होगा? राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है जी। इसके बाद में राज्य की विधानसभा, राज्य विधानसभा अध्यक्ष व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है जी। इसके बाद में आगे बात करते हैं विधानमंडल के सभापति और राज्य विधानमंडल, विधानमंडल के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानमंडल के सभापति और उपसभापति। फिर इसके बाद में आगे बात करेंगे अपन उच्चतम और उच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के न्यायाधीश, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और लास्ट में कैग, CAG, कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक, ओके जी। इसके बाद इससे एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से भारतीय राज्य व्यवस्था के इन पदाधिकारियों में से निम्न में से किसी दूसरी अनुसूची के तहत वेतन भत्ते को उल्लेख नहीं मिलता, वेतन या भत्ते प्राप्त नहीं होते, तो आपको 3 ऑप्शन में से दे देगा। एक ऑप्शन एग्जामिनर अपनी सुविधा से दे सकता है, ठीक है जी। इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे कि जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए परिलब्धियों शब्द का परिलब्धियों, यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति को मिलने वाली परिलब्धियों शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इनके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद में अपन बात करते हैं भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची। इस अनुसूची में भारतीय संघ के मंत्री, संसद के सदस्य हो गए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए और भारत में कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
और राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, और इनके द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली पद और गोपनीयता की शपथ के प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है। ठीक है जी। तो अपन बात करेंगे तीसरी अनुसूची की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए। अब अपन बात करेंगे भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची। पहली में भारत के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, दूसरे में हमने किया भारतीय राज्योत्सव विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख। इसके बाद में अपन तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो तीसरी अनुसूची में तीसरी अनुसूची, इस अनुसूची में भारतीय संघ के मंत्री, संसद सदस्य, इस सूची में भारतीय संघ के मंत्री, संसद सदस्य, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। और इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य के मंत्री। मैं क्या लिख देता हूँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य के मंत्री, और विधान परिषद के सदस्य, जैसे राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य के मंत्री और राज्य विधानमंडल के सदस्य। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, इनकी शपथ व प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। ठीक है जी। अब इसके बाद में यहाँ नोट कर लेना, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के शपथ। जैसे तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के विभिन्न मंत्रियों व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इनको शपथ एवं प्रतिज्ञान, इनकी ओथ के बारे में उल्लेख है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री है, इनकी ओथ का उल्लेख, इनकी शपथ का उल्लेख, इनके जो प्रारूप, इनसे जो संबंधित प्रारूप है उनके अनुच्छेद में उल्लेखित है। जैसे राष्ट्रपति हो गया आर्टिकल 60 के तहत, और उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69, और राज्यपाल 159, राज्यपाल 159।
यहाँ जैसे ये मुख्यमंत्री है, इसकी जगह 16 राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का लिखना, यहाँ उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप संबंधित अनुच्छेदों में उल्लेखित है। ठीक है जी, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और उसके बाद में राज्यपाल हो गया। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 60, राष्ट्रपति आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के तहत और राज्यपाल 159 के तहत शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप संबंधी उल्लेख 60, 69 और 159 में, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है। ठीक है जी, इसके बाद में अपन आगे चलेंगे चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची। अब अपन 3 अनुसूचियों की बात कर ली, इसके बाद में अपन चतुर्थ अनुसूची की बात करेंगे। इसमें चतुर्थ अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र तथा विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, इसके तहत विभिन्न राज्यों व संघ राज्यों की राज्यसभा सीटों का आवंटन। संघ राज्यों में क्या है, दिल्ली और पांडिचेरी, 3 और 1। दिल्ली से राज्यसभा कितनी सीटें हैं, 3, और पांडिचेरी से कितनी, 1, यानी टोटल 4 सीटें। तो चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा सीटों के स्थान का आवंटन है। ठीक है जी, और राष्ट्रीय, ये जो दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, या नोट डाउन करके लिखना ना, दिल्ली को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा, दिल्ली को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 239 के तहत, कौन सा आर्टिकल है, 239 का क पार्ट, क के तहत इसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कौन सा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया है। कौन से आर्टिकल के तहत, 239
काय के तहत इसको दिल्ली को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है और इसे आर्टिकल 239 के तहत एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगली अनुसूची होगी अपनी 5वीं। अगली अनुसूची कौन सी होगी? 5वीं अनुसूची की बात करेंगे अपन। तो 5वीं अनुसूची में आप देखिए, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण को लेकर। नोट डाउन करते जाइए जल्दी। 5वीं अनुसूची कौन सी है? 5वीं अनुसूची, ठीक है जी। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल एरिया और ट्राइबल कास्ट जनजाति के प्रशासन ST/SC के जो ये ट्राइबल एरिया है, जो ST/SC से रिलेटेड है, वहां की जनजाति की प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। नियंत्रण का कौन सी अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची। ST/SC जनजाति है, इसके ट्राइबल एरिया के ST/SC जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। ये कौन सी अनुसूची में? 5वीं। अब अपनी अगली होगी 6ठी अनुसूची। कौन सी है? 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में अपन बात करेंगे 6ठी अनुसूची में। तो 6ठी अनुसूची है ये असम, मेघालय, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है, ठीक है जी। तो ये आप लिखना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। अब एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि 6ठी अनुसूची में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ठीक है जी। तो आप 6ठी अनुसूची को एक ट्रिक के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है, आप कहाँ जाते हो रुपए निकलाने के लिए? ATM, ठीक है जी। और ATM से क्या निकालते हो? पैसे धन, जिसको क्या बोलते हैं? मनी। तो ATM से लिंक करते हुए ATMM यानी असम, त्रिपुरा और ये याद रखना मेघालय और मिजोरम, ना कि मणिपुर। मेघालय और मिजोरम। आप मिजोरम याद कर लेना,
उसके बाद मेघालय, आप ऐसे कर लेना कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय। ठीक है, इसी तरह लिंक कर लेना छठी अनुसूची, और छठी अनुसूची में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध है, जिन्हें एक लिंक है ट्रिक ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ATMM। ओके जी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कौन सी अनुसूची की, 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची। अब अपन 7वीं अनुसूची की बात करेंगे। 7वीं अनुसूची, अब तक अपनी कितनी अनुसूचियां हो गई है, 6 अनुसूची हो गई है। अब अपन बात करेंगे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच, 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र व राज्यों के बीच क्या है, शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची के तहत, 7वीं अनुसूची में। ठीक है जी। इसके तहत कौन कौन सी सूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप नोट डाउन कर लेना, एक टेबल बना लेना, संघ सूची, राज्य सूची। इनमें यह है कि कौन कौन सी तो शक्ति केंद्र के पास है, कौन सी राज्य के पास है, और ऐसी कौन शक्ति है जो कि दोनों के पास है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसमें विषयों की बात करेंगे अपन कि इसमें पहले कितने विषय थे और अब वर्तमान में कितने विषय। ठीक है जी। उन्नीस 1950 में विषय। ठीक है जी। और ये अपन बात करेंगे वर्तमान की। 1950 में संघ सूची, 1950 में संघ सूची में कितने विषय थे, 97, और वर्तमान में इसमें कितने, 97 ही है। 100 उप विषयों समेत 100 हैं, और राज्य सूची में 66 थे और अब 61 हो गई। और बात करें अपन समवर्ती सूची की, इसमें 47 थे और इसमें 5 बढ़ के 52 हो गए, तो इसमें 97 और अभी भी 97। 100 यदि 97 ऑप्शन है, 100 आ जाए तो 100 क्या है, उप विषयों सहित, उप विषयों सहित। और राज्य सूची है, राज्य सूची की बात करें तो ऐसी जो विषय जिनके पास ओनली कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्यों का है, तो ऐसे विषय कितने हैं, 66। कितने कब थे ये, 1950 में। वर्तमान की बात करें तो कितने, 61, यानी कितने कम हुए, 5। इसमें पहले कितने थे, समवर्ती सूची में 47, और अब वर्तमान में कितने हैं, 52। यानी यहाँ से जो 5 कम हुए राज्य सूची के, वो कौन सी सूची में आ गए, समवर्ती सूची में। ठीक है जी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे चलते हैं अपन। अपन ने बात कर ली संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और इनके विषयों के बारे में। अब राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो 5 विषय गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित और ये कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। ठीक है जी।
अभी उनकी बात करेंगे अपन, तो क्या होगा, कौन कौन से ऐसे 5 विषय थे जो कि इस सूची से इसमें है। तो इसमें शिक्षा, वन, वन्य प्राणियों की एवं पक्षियों की रक्षा, और अधीनस्थ न्यायालय, और बाट व मापतोल। अब मैं सबसे पहले होगा शिक्षा, नोट डाउन करते रहना साथ साथ। वन, वन्य जीव और प्राणियों की रक्षा, प्राणियों की रक्षा। इसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और बाट व मापतोल। यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, तो आपको 5 विषय याद रखने होंगे। कई बार आ जाता है कि शिक्षा की सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। हाल ही में चर्चा में गए नई शिक्षा नीति का ये शिक्षा विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है जी। इसके बाद में अपन बात करते हैं 8वीं अनुसूची। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। 8वीं अनुसूची। इसमें मान्यता प्राप्त, इसमें मान्यता प्राप्त कितनी भाषा को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभ में इसमें कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में इस सूची में, प्रारंभ में इस सूची में 14 भाषाएं शामिल। कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं शामिल थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। 15वीं भाषा, 15वीं भाषा कौन सी शामिल की गई? 15वीं भाषा के रूप में किसी मान्यता मिली 8वीं अनुसूची में? सिंधी को। ठीक है जी। किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं इसमें वर्तमान में, और इसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, और इसमें 15वीं भाषा के रूप में 1967 में 21वें संविधान संशोधन, 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में, 15वीं भाषा सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? 21वां। पंद्रहवीं भाषा सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में। कौन सी में? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है जी। इसके बाद में आगे और बात करते हैं अपन 16, 17 और 18 तीन भाषाओं के बारे में। 3 भाषाएं एक साथ जुड़ी, वो कौन कौन सी है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन तीनों भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 71वें
71वें संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है जी। 15वीं भाषा के रूप में हिंदी जुड़ी कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, और उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। ठीक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इनको आप तरीके से याद कर लेना। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इनके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब इन तीनों को एक ट्रिक से याद करें, MMK। जैसे आपने कभी रेलवे स्टेशन की टिकट कटाई होगी तो कई बार जैसे आप जयपुर से जाते हो तो JPR आता है। ठीक है जी। ऐसे ही एक स्टेशन पड़ता है सीकर जिले में, नीम का थाना, वहां का है कोड है NMK। तो आप NMK नीम का थाना से याद कर ले आप नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है जी। NMK याद हो गया आपको। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992। एक बार आप इस तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अपन एक संविधान संशोधन और रह गए भाषा संबंधित, उसके बारे में बात करते हैं। फिर अपन बात करेंगे 9वीं अनुसूची की। 21 और 71 इन दोनों को मिलाकर बनते हैं 92। 21 और 71 तो 92। अब आएगा कौन सा संविधान? 92वें संविधान संशोधन। कौन सा आएगा? 92वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? 2003 में। 8वीं अनुसूची चल रही है इसकी बात सही। 92वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मैथिली, संथाली, कौन कौन सी? मैथिली, संथाली, डोगरी, कौन सी? डोगरी और बोडो। कौन कौन सी भाषाएं? 92वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार भारतीय 92वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। ठीक है। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो की संविधान संशोधन 92वें द्वारा कब? 2003 में। आप इसकी ट्रिक याद करें, MSDV। अरे बैट्समैन है वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, जिसने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी, संन्यास ले लिया। ठीक है जी। महेंद्र सिंह धोनी बैट्समैन है। तो M से मैथिली, S से संथाली, D से डोगरी और B से बोडो, यानी महेंद्र सिंह धोनी बैट्समैन। इस ट्रिक से आप याद करेंगे। इसके बारे में अपन याद करेंगे, आगे बात करेंगे 9वीं अनुसूची की। कौन सी अनुसूची है? 9वीं
अनुसूची। नवी अनुसूची। नवी अनुसूची भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रणाली से संबंधित। भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रणाली से संबंधित है। ठीक है जी, ये कौन सी अनुसूची है? नवीं। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे, वो होगी अपनी 10वीं अनुसूची। हाल ही में काफी चर्चा में भी रही है और इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है जी, 10वीं अनुसूची की बात करेंगे जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। आप इसे इम्पोर्टेंट मान के चलना, दल बदल कानून से संबंधित। और ये हाल ही में राजस्थान की ये सत्ता के सियासी महासंग्राम में खूब चर्चा में रही है। ठीक है जी, और ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन, भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी के समय 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। पीएम कौन था उस टाइम? पीएम राजीव गांधी। संविधान संशोधन 1985 द्वारा पीएम राजीव गांधी के समय 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। किससे संबंधित है? दल बदल से। अब अपन बात करेंगे 11वीं। 11वीं अनुसूची। अब अपन 11वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो 11वीं अनुसूची है ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर के बगदरी गांव से की गई। 11वीं अनुसूची है, यह है पंचायती राज से संबंधित। पंचायत राज से संबंधित। ठीक है जी, इसके बाद अपन ये 11वीं अनुसूची है और ये कब जोड़ी गई और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ये 1992 में जोड़ी गई। और कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992 की। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव से तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर। और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इसमें 29 विषय त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यानी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। आगे लिखना आप 73वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1992 द्वारा पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के समय, पीवी नरसिम्हा राव के समय भारतीय संविधान में जोड़ी गई।
भारतीय संविधान में जोड़ी गई। 33वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पीवी नरसिम्हा राव के समय भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ठीक है जी। और इसमें त्रिस्तरीय या पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। ठीक है जी। पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, लाइन नोट कर लेना। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। और पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। उस टाइम प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। और त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से की। ठीक है जी। अब और इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। और ये त्रिस्तरीय पंचायत राज, त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरों पे, यानी ग्राम स्तर पे तो ग्राम पंचायत हो गई, और खंड स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद। ठीक है जी। इसके बाद में अपन लास्ट अंतिम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अपन बात करेंगे अंतिम 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची के तहत क्या है और ये कब जोड़ी गई, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। 12वीं अनुसूची, इस अनुसूची के तहत क्या है? नगर निकाय या नगर पालिका और नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा। तो अपन नोट करिए दोस्तों, 12वीं अनुसूची कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची। इसके तहत क्या है? नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा कौन सी अनुसूची के तहत दिया गया? 12वीं अनुसूची। दर्जा। ठीक है जी। नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा 12वीं अनुसूची के तहत दिया गया। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई? इससे तलवा 74वें संविधान संशोधन। अब 11वीं अनुसूची थी, वो जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और यह है 74वें संविधान संशोधन 1992। यह अनुसूची यानी 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। कौन से संविधान संशोधन? 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। भारतीय संविधान में जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 12वीं। कब? 1992। कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं विषयों की कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो इसमें अपन आगे बात करेंगे विषयों की। देखिए इसमें 18 विषय। ठीक है। और पहली नगर पालिका कौन सी हुई राजस्थान में? पहली
नगर पालिका कौन सी बनी थी 1964 में? कौन सी नहीं, पुष्कर। तो राजस्थान की पहली नगर पालिका 1964 में, 1864, 1964 नहीं सॉरी 1864 में पुष्कर बनी। ठीक है जी। अब आप मुझे इजाजत दें और आप मेरे इस वीडियो को सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।